बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट जो है 7 हम करने जा रहे हैं। होमोलोगस सीरीज़, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस, न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, बक्की बॉल्स और फंक्शनल ग्रुप्स। ये कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी ये न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की? इसको बक्की बॉल कहते हैं। बक्की बॉल्स जो है इसका नाम है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिएगा। मैं आपसे एक आसान सी बात पूछता हूँ, उसका जवाब दे दें। ये पेजेस हैं, ठीक है। इन पेजेस को जब मैं एक जगह इकट्ठा करूँगा, पेजेस को इकट्ठा करूँगा तो उससे क्या बनेगा? रजिस्टर बनेगा, नोटबुक बनेगी, बुक बनेगी, यही होगा ना। पेजेस मिलेंगे तो इसी तरह की कोई चीज़ बनेगी जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। डायरी बन जाएगी, बुक बन जाएगी, नोटबुक बन जाएगी, पेजेस जब आप मिलाएंगे। ठीक है, ये बुक है सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बुक। ये भी क्या है? पेजेस का मजमूआ है ना, इट इज़ कलेक्शन ऑफ पेजेस। तो साबित हुआ कि पेजेस जब भी मिलेंगे कोई ना कोई लिखने वाली चीज़ बनेगी, चाहे वो डायरी हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो रजिस्टर हो। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि आप पेजेस को मिलाएं तो ये मार्कर बन जाए, हैं? हैरत हो रही होगी ना, सर ये कैसे हो सकता है? पेजेस मिलेंगे तो बुक ही बनेगी, डायरी बनेगी, नोटबुक बनेगी, रजिस्टर बनेगा, मार्कर। हाउ इज़ इट पॉसिबल? केमिस्ट्री की दुनिया में ये पॉसिबल है जी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि कार्बन के एटम्स अगर मिलते हैं तो कार्बन एटम्स, सारी चीज़ें एटम्स से मिलके बनी है ना, तो कार्बन एटम्स जब गैदर होंगे एक जगह पर तो इससे कोई चीज़ बनेगी, ठीक है। तो जब भी कार्बन एटम्स मिलेंगे तो वो एक ही चीज़ बनेगी ना। मिसाल के तौर पे कोयला 100% प्योर कोल जो है, कोयला जिसको कहते हैं। या फिर हमारे पास एक और मिसाल ग्रेफाइट की भी है। ये जो आपकी पेंसिल की नोकें बनी हुई होती हैं, ये ग्रेफाइट से बनती हैं। तो ये कोयला हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नंबर 3 डायमंड हो गया। अब इन तीन चीज़ों का कोई मेल है आपस में? सोचिए ज़रा। कोयला एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है, ठीक है। कोल जो है, ग्रेफाइट एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है, जिससे आप पेंसिल की नोकें वगैरह बना रहे हैं, इसके और भी काम लिए जाते हैं ग्रेफाइट के। और डायमंड जो है एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। लेकिन वही जो मैंने शुरू में मिसाल दी कि पेजेस जब आप इकट्ठे करेंगे एक जगह पर, उनको गैदर करेंगे एक जगह पर पेजेस को, तो या तो नोटबुक बनेगी, या बुक बनेगी, या रजिस्टर बनेगा। मार्कर नहीं बनेगा, क्योंकि मार्कर बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मोबाइल नहीं बनेगा, ये वाइट बोर्ड नहीं बनेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर हम देखें वो प्योरली एटम, कार्बन के एटम से मिल के बनी है। ये एक ही किस्म के एटम से मिल के बनी है, लेकिन हैं जुदा जुदा, अलग अलग। जैसे कि ये कोल को देख लें आप, ये भी कार्बन के एटम से मिल के बना है। डायमंड को देख लें आप, ये भी कार्बन के एटम से मिल के बना है। ग्रेफाइट को देख लें आप, ये भी कार्बन के एटम से मिल के बना है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, आपके जहन में फ़ौरन अब ये बात आएगी, सर जब भी कार्बन के एटम मिलेंगे तो कोई एक चीज़ बननी चाहिए, या तो ग्रेफाइट बन जाए, या कोल बन जाए, या फिर डायमंड बन जाए। ये बात तो समझ में नहीं आ रही हमारे बिल्कुल भी, कि यहाँ पर भी कार्बन के एटम हैं, यहाँ पर भी कार्बन के एटम हैं, यहाँ पर भी कार्बन के एटम हैं। उसके पीछे वजह है, सिर्फ एक ही जैसे एटम्स का मौजूद होना काफ़ी नहीं है, उनकी एटम्स की अरेंजमेंट जो है ये भी बड़ा मैटर करती है। अरेंजमेंट जो है, जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये भी बड़ा
मैटर करती है, मतलब आसान लफ्ज़ों में ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स, ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स ये भी बड़ा मैटर करती है। इसके अंदर पार्टिकल्स की ज्योमेट्री, इसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, इसमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, इसमें डायमंड में कार्बन के एटम्स की ज्योमेट्री अलग है, ग्रेफाइट में कार्बन के एटम्स की ज्योमेट्री अलग है। इसीलिए अब हम क्या कहेंगे इनको, हम इनको कहेंगे एलोट्रॉप। क्या कहेंगे? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या कहेंगे? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। नोट्स वगैरह लिखवाऊंगा मैं अभी, ठीक है, मेन पॉइंट्स, डेफिनेशन वो लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन से मतलब क्या है? कार्बन से बनी हुई चीज़ें जो बनी तो कार्बन से ही हों लेकिन बिल्कुल अलग अलग हों, उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप। और ये सिर्फ कार्बन के साथ नहीं होता, और भी दूसरे हमारे पास सल्फ़र है, उसके भी एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, कार्बन के भी एलोट्रॉप्स हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? थिंग्स, वो चीज़ें विच आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स बट दे आर डिफरेंट, देयर physical properties are different, their chemical properties are different, they are different although they are made up of carbon atoms and they are called allotrope of carbon। ये तीन आपने देख लिए, इसको आप शामिल ना करें कोल को, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको कह दिया था, ठीक है। कोल बेसिकली इसमें नहीं आता क्योंकि कोल के अंदर 100% कार्बन के एटम नहीं होते, बल्कि कोल में कुछ परसेंट दूसरी चीज़ों का भी होता है, इसीलिए तो कोल की हमारे पास कैटेगरी बनती है। तो इसलिए आप इसको छोड़ दें, कोल को, बस इनको जहन में रखें, ग्रेफाइट और डायमंड को, ठीक है। तो ये हो गए एलोट्रॉप। एलोट्रॉप भी हम इनको कहते हैं और इनको एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन भी हम कहते हैं, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन। और ये जो फिनोमिना है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी। इसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी। अब ये जो दोनों हैं, ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन तो है लेकिन ये नेचुरल है। ये क्या है? नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है, मैन मेड नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, इंसानों ने नहीं बनाया इन एलोट्रॉप्स को, ये कुदरती बनते हैं ज़मीन के अंदर, ये कुदरती बनते हैं ज़मीन के अंदर। लेकिन एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि नेचुरल नहीं है, बल्कि क्या है? सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है। सिंथेटिक है या आर्टिफिशियल है या मैन मेड है, मैन मेड, इंसानों ने बनाया। और वो कौन सा है? वो ये रहा, इसको हम कहते हैं बकी बॉल्स। अब बकी बॉल्स क्या है? आपसे कोई पूछे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जस्ट लाइक ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है भाई। तो एलोट्रॉपी क्लियर हो गया। तो ये क्या लिखा हुआ है? न्यू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की एक नई एलोट्रॉपिक फॉर्म, ब्रैकेट में क्या है? बकी बॉल्स। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। अब इसके नोट्स ले लेते हैं। ये टॉपिक कहाँ है आपकी बुक के अंदर? ये पेज नंबर 69 पे ये टॉपिक है, ठीक है भाई। एलोट्रॉपी को देख लें पहले। एलोट्रॉपी, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स, क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट, टू एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब है पाए जाते हैं, टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन एलिमेंटल स्टेट, इन मोर देन वन एलिमेंटल स्टेट,
एलिमेंटल स्टेट। तो ये क्या है, एलोट्रॉपी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे कि कार्बन है, एग्जाम्पल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकी बॉल्स, बकी बॉल्स। एलिमेंट्स की डेफिनेशन भूल तो नहीं गए ना, एलिमेंट उन्हीं को हम कहते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं जिनमें सिर्फ एक ही ख़ानदान के एटम्स मौजूद हैं, सिर्फ एक ही फैमिली के एटम्स मौजूद हैं। तो ग्रेफाइट को देखें, इसके अंदर प्योरली सिर्फ आपको कार्बन के एटम्स मिलेंगे। बकी बॉल्स को देखें, प्योरली आपको कार्बन के एटम्स मिलेंगे, कोई हाइड्रोजन के एटम नहीं है, कोई क्लोरीन के एटम नहीं है, कोई फ्लोरीन के एटम नहीं है, प्योरली कार्बन के एटम। और डायमंड को देखें तो इसके अंदर भी प्योरली आपको कार्बन के एटम मिलेंगे। तो ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, और एलिमेंटल कार्बन है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की वो खसूसियत टू एग्जिस्ट के वो पाए जाते हैं इन मोर देन वन एलिमेंटल स्टेट, एक से ज़्यादा एलिमेंटल स्टेट में, जैसे कि ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए। एलोट्रॉप्स या एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशन, ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंटल स्टेट्स, डिफरेंट एलिमेंटल स्टेट्स ऑफ सिंगल एलिमेंट, ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट ही की मुख्तलिफ एलिमेंटल स्टेट, मुख्तलिफ एलिमेंटल हालतें। ठीक है भाई, एग्जाम्पल्स इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ये आ चुकी हैं। डिफरेंस क्या है, नोट कर लिया। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दो तरह के होते हैं, नेचुरल कुदरती, जैसे कि डायमंड है, एंड ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो है आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, जैसे कि बक्की बॉल्स। अब ये जो एलिमेंटल स्टेट है कार्बन की बक्की बॉल, इसको तैयार किया गया है लैब में। अब इसकी तरफ हम चलते हैं कि ये किसने बनाया, कब बनाया। ठीक है, नोट कर लीजिए अब ज़रा बक्की बॉल्स, बक्की बॉल्स, इनका ये नाम क्यों पड़ा। पहली बात कोई आपसे पूछता है व्हाट, ये क्या है भाई, तो इसके का जवाब क्या है, आर्टिफिशियल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, आर्टिफिशियल एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का आर्टिफिशियल एलोट्रोप है। कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको बनाया, साइंटिस्ट कौन है, दो साइंटिस्ट हैं, एक है रिचर्ड स्मेली, रिचर्ड स्मेली, और दूसरे साइंटिस्ट हैं हैरी क्रोटो, हैरी क्रोटो। नोट कर लीजिए भाई, किस साल बनाया गया इनको, 1985 में, 1985 में, 1985 में। कंसिस्ट ऑफ, किससे मिलके बना है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ग्रुप ऑफ 60 कार्बन एटम्स, 60 कार्बन है,
60, यानी कि बकी बॉल्स को अंदर से आप देखेंगे तो आपको 60 जो है वो कार्बन एटम्स के ग्रुप नज़र आएंगे। 60 ये 60 एटम्स इस तरह के C60, ठीक है भाई, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ 60 कार्बन एटम्स। ठीक है भाई, इसकी शेप ज़रा देख लीजिए। शेप जो है एक ख़ास शेप है इसकी, नाम इसका नोट कर लें। इसको हम कहते हैं जियोडेसिक डोम। जियोडेसिक डोम, डोम गुंबद को कहते हैं। मस्जिद में देखें ना आपने, गुंबद बने होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये डोम की एक गुंबद की एक ख़ास, इसमें भी वैरायटी होती है, बहुत सारी किस्मों के ये डोम्स होते हैं, गुंबद होते हैं। तो इन्हीं वैरायटी ऑफ डोम्स में से एक डोम है जिसको जियोडेसिक डोम कहा जाता है। तो अगर आप ये C60 60 कार्बन एटम्स को अंदर से देखेंगे ना, बकी बॉल आपके सामने आप देख रहे हैं अंदर, तो आपको 60 कार्बन एटम्स के ग्रुप अंदर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 60 कार्बन एटम्स अरेंज कैसे हुए हैं? क्या ये ऐसे अरेंज हुए हैं? क्या ये ऐसे अरेंज हुए हैं? क्या ये ऐसे अरेंज हुए हैं? ठीक है, ग्रुप तो बने हुए हैं ना 60 कार्बन एटम्स के, लेकिन ये ग्रुप की शक्ल कैसी होगी, ज्योमेट्री कैसी होगी? इस 60 कार्बन एटम्स की ज्योमेट्री शक्ल जो है स्फेरिकल होगी, गोल होगी, इस तरह गुंबद जैसी, इस तरह की। और अब इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स 60 कार्बन एटम्स अरेंज कैसे होंगे? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं, ज़रा इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। तो शेप जो है इसकी जियोडेसिक डोम इसकी शेप है। अच्छा, ये शेप जो है बताई किसने थी? देखें, इसको बकी बॉल को तैयार करने वाले तो 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, लेकिन बकी बॉल के अंदर ये 60 कार्बन एटम्स की इस तरह की जो अरेंजमेंट हुई हुई है इस शेप में, जियोडेसिक डोम शेप के अंदर, ये बताने वाले कौन लोग थे? किसने बताया था? डेवलप्ड बाय, नोट कर लें, डेवलप्ड बाय अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर। अमेरिकन आर्किटेक्ट, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया, अमेरिकन आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर। क्या नाम था उनका? रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, ठीक है भाई। अब इसी के नाम पे देखें, इसको बक्की बॉल्स जो हैं, इन्हीं रिचर्ड साहब के नाम के ऊपर इनको बक्की बॉल्स जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला C60 इसका फॉर्मूला हो गया। नेम ऑफ C60, इस C60 का नाम क्या है? इस एक C60 को हम इसको कहते हैं फ्लोरीन और बक्की बॉल, फ्लोरीन और बक्की बॉल, ठीक है। तो जो बक्की बॉल आपके सामने होगा उसके अंदर आपको बहुत सारे हज़ारों लाखों करोड़ों जो है इस तरह की फ्लोरीन नज़र आएंगी। 60 कार्बन एटम्स की इस डोम शेप की, स्फेरिकल शेप की ढेर सारी इस तरह से नज़र आएंगी। जैसे कि ये एक पीस जो है आपके पास अगर बक्की बॉल का है, आपके सामने रखा हुआ है, आप माइक्रोस्कोप से अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे 60 एटम्स के गोल गोल शक्लों के ग्रुप नज़र आएंगे। समझ आ गई बात आपको? और ये एक को जो है वो क्या कहा जाता है? फुलरिन कहा जाता है, या इसको बक्की बॉल कहा जाता है। और पूरे को भी हम इसी मुनासबत से इस पूरे एलिमेंट को भी बक्की बॉल ही कहते हैं। और ये सब बताने वाले कौन साहब हैं? ये अमेरिकन आर्किटेक्ट या स्कॉलर हैं, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर अब एक जो है, इस एक के अंदर
ज़रा मुश्किल होगा आपके लिए। स्ट्रक्चर अगर इसका आप देखना है, वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन, एक फुलरिन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अब ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। एक जो फुलरिन है, ये गोल सा आपको अंडा नज़र आ रहा है, इसके इस गोल से अंडे के अंदर ही, इस गोल से अंडे के अंदर ही कितने एटम्स मौजूद हैं? 60 कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। 60 कार्बन के एटम्स इसी गोल अंडे में मौजूद हैं, इसी फुलरिन में मौजूद हैं। लेकिन किस तरह से मौजूद हैं, किस तरह से अरेंजमेंट है 60 कार्बन एटम्स की इस एक बक्की बॉल के अंदर, इस एक फुलरिन के अंदर? तो उसी की बात हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन, ठीक है। रिंग्स की शक्ल में कार्बन एटम्स यहाँ पर अरेंज हुए हैं, रिंग्स की शक्ल में, यानी कि इसके अंदर मज़ीद आपको रिंग्स नज़र आएंगी, रिंग्स इस तरह की रिंग्स, इस तरह की रिंग्स इस गोल अंडे के अंदर, इस एक फुलरिन के अंदर, एक बक्की बॉल के अंदर आपको क्या नज़र आएंगी? इस तरह की रिंग्स नज़र आएंगी। और ये जो रिंग है, ये दो तरह की हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स, 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स, 2 तरह की ये रिंग्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स ये होती हैं, ठीक है। 5 कार्बन एटम रिंग्स, 5 कार्बन एटम रिंग्स एंड 6 कार्बन एटम रिंग्स। आपके सामने बनाऊं यहाँ पर, ये अगर आप इसको देखें, इसके कितने कोने हैं? ये भी रिंग ही स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो इस तरह की एक रिंग इसके अंदर मौजूद है, जो जिसमें 5 कार्बन है। और एक जो है रिंग इस तरह की है, इसमें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पाँचवा, छठा, जो 6 जो है वो कार्बन एटम्स की रिंग है। ये 5 कार्बन एटम्स की रिंग है। तो इसके अंदर 2 तरह की रिंग्स आपको नज़र आएंगी, 5 कार्बन एटम वाली रिंग भी और 6 कार्बन एटम वाली रिंग भी। लेकिन कितनी, एक फुलरिन के अंदर जो है वो कितनी होंगी? 5 कार्बन एटम वाली रिंग्स जो हैं वो 10 होंगी, 20 होंगी, 30 होंगी, 40 होंगी, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, 5 कार्बन एटम वाली रिंग जो हैं ये 12 होंगी, ठीक है। और ये 6 कार्बन एटम वाली रिंग्स जो हैं ये 20 होंगी। तो एक फुलरिन के अंदर, एक बक्की बॉल के अंदर जो है आपको कार्बन एटम्स जो हैं वो 2 किस्म की रिंग्स में नज़र आएंगे। ऐसी रिंग जो 5 कार्बन एटम से मिलके बनी है, और दूसरी किस्म की रिंग जो 6 कार्बन एटम से मिलके बनी है। जो 5 कार्बन एटम वाली रिंग्स हैं ये कितनी हैं? ये 12 हैं एक फुलरिन के अंदर। और 6 कार्बन एटम वाली जो रिंग्स हैं वो कितनी हैं? वो 20 हैं एक फुलरिन के अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, और अब आगे और बताऊं, ये जो एक फुलरिन है ये अंदर से खाली है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हॉलो। कोई चीज़ अगर अंदर से, जिसको खालिस उर्दू में खोखला कहा जाता है, अंदर से खोखली होती है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो हॉलो होती है, हॉलो इनसाइड, हॉलो स्फेयर्स होती हैं, हॉलो स्फेयर्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी सर्कुलर शेप, ये डोम शेप बनाने में तो ये रिंग्स इस्तेमाल हो रही हैं, बाकी अंदर से सब खाली है, ठीक है। और एक फुलरिन का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है? 1 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर ऑफ स्फेयर ऑफ फुलरिन। फुलरिन, एक फुलरिन का जो डायामीटर है वो 1 नैनोमीटर का होता है। 5 को आपको पता है पेंटा कहा जाता है, 6 को हेक्सा कहा जाता है। तो इस तरह से ये बनेगा पेंटागोन, पेंटागोन, और ये बनेगा हेक्सागोन। ये क्या बनेगा? हेक्सागोन,
ठीक है भाई, आगे चलते हैं अब। और क्या है इसके हवाले से? ये जो बकी बॉल्स होती हैं, ये बकी बॉल जो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेरे हाथ में एक पेंसिल है, कच्ची पेंसिल, और ये दूसरे हाथ में ये मार्कर है। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इसमें मुझे ज़्यादा ताकत लगेगी, और पेंसिल जो है कच्ची, उसको तोड़ूंगा तो कम ताकत लगेगी। तो ये जो मैं ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस जगह पे ज़्यादा कर रहा हूँ, उस जगह पे कम कर रहा हूँ पेंसिल के मामले में, तो इसको दूसरा नाम मैं क्या दूंगा? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब ये इतनी आसानी से टूट नहीं रहा। तो हम इसको दूसरा नाम क्या देंगे कि यार इस मार्कर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा है पेंसिल के मुकाबले में, पेंसिल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम है। ये आपको मैंने समझाने के लिए बोला। तो बकी बॉल्स जो हैं बड़ी मजबूत हैं, इतनी आसानी से टूटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत स्टेबल होती हैं, इतनी आसानी से जो है ये डी शेप नहीं होती। हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी या हाई स्टेबिलिटी कह लें। हाई स्टेबिलिटी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बड़ी नरम नाजुक होती हैं, थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो वो जैसे प्लास्टिक होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है तेज़ धूप के अंदर जो है ना, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यार ये इतना स्टेबल नहीं है, ये धूप को बर्दाश्त ही नहीं कर सका, ये तो तोड़ मुड़ गया प्लास्टिक का टुकड़ा। तो क्या बक्की बॉल्स के साथ भी ऐसे ही कोई मसला होगा? नहीं भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं बक्की बॉल्स जो हैं, ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसका आप मेल्टिंग पॉइंट का अंदाज़ा लगा लें, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड है। अल्लाह की पनाह, आप ज़रा अंदाज़ा तो करें, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा होता है। 3000 से ऊपर अगर आप ले लें तो दुनिया की हार्डेस्ट थिंग क्या है? डायमंड है, वो मेल्ट होता है, इतना हाई टेम्परेचर है। आप अपनी फिंगर डिप करेंगे ना इतने टेम्परेचर के अंदर, बस डिप करके वापस निकालेंगे, आपकी फिंगर यहाँ से गायब हो जाएगी बिल्कुल, जैसे किसी ने ब्लेड से काट दी हो, इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है बक्की बॉल का। लेकिन इनका वज़न जो है वो बहुत हल्का है, लाइट इन वेट। इनका आप वज़न करेंगे तो ये बहुत हल्का वज़न है इसका। गुड कंडक्टर्स हैं ये, गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स किसके? हीट के भी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी, इलेक्ट्रिसिटी के भी। आप धूप में जो है एक प्लास्टिक का टुकड़ा रख दें और धूप में जो है वो आप जो है एक लोहे का टुकड़ा रख दें, तो आप बोलेंगे कि यार ये लोहे का टुकड़ा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, हाथ ही नहीं लगाया जा रहा। प्लास्टिक का टुकड़ा जो है उसको तो आसानी से आप, गर्म वो भी है लेकिन उसको आप हाथ भी लगा रहे हैं, देख भी रहे हैं, हाथ में पकड़ भी रहे हैं। तो वजह क्या है? इसका मतलब आप कहेंगे कि यार कंडक्शन जो है वो आयरन की, हीट कंडक्शन जो है आयरन की वो बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। और तो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये गुड कंडक्टर्स हीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, ठीक है भाई। यूज्ड इन, इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। छोटी छोटे पुर्जे होते हैं ना, अगर आप अपने कंप्यूटर के, आपकी कंप्यूटर की मशीन जो है उसके अंदर देखें, मदरबोर्ड होगा, उसके अंदर छोटे छोटे पुर्जे आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। नैनो टेक्नोलॉजी जो है ना, उनसे भी कई गुना छोटे पुर्जों के ऊपर काम करती है। जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना, तो वो इतने छोटे छोटे पुर्जे होते हैं कि आपको, वो छोटे छोटे टूल होते हैं, इतनी छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, आपको आसानी से वो नज़र भी नहीं आती। तो इतने छोटे लेवल पे काम करना जो है उसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। समझ में आ रही है बात आपको? तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सच एज, जैसे कि नैनो स्केल सेंसर्स। अब इनकी मैं डिटेल्स नहीं बता सकता वरना फिर बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, ऑलरेडी बन चुकी है।
नैनो स्केल सेंसर्स, नैनो स्केल सेंसर्स बनाने में जो है वो बकी बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो है वो बकी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो है वो बक्की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाई स्टोरेज बैटरीज़ में बक्की बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाई स्टोरेज बैटरीज़ में जो है बक्की बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बिजली के बनने वाली चीज़ें हैं उनके अंदर बक्की बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, पार्ट 8 के अंदर हम फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे और होमोलोगस सीरीज़ को देखेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।